Today we will discuss our new chapter of class 10th in chemistry, which is called acid, bases and salts. इसके पहले हम लोगों ने जो चैप्टर स्टडी किया था दैट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. अब हम अपने न्यू चैप्टर एसिड, बेसिस और साल्ट को स्टडी करेंगे. एसिड, बेसिस, साल्ट्स. आप आसपास में जितनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं खाने पीने में, हर चीज़ में कुछ न कुछ मात्रा में एसिड्स है, कुछ न कुछ मात्रा में बेस है और कुछ आप साल्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं. तो आइए देखते हैं कि एसिड, बेसिस, साल्ट्स क्या होता है. तो हम पहले बात करेंगे एसिड्स और बेसिस पे. तो एसिड बेस के बारे में कई अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए. तो पहले हम जो 3 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एसिड और बेस के बारे में दिया गया साइंटिस्टों द्वारा, उसको हम स्टडी करेंगे. फिर हम एसिड को और बेस को डिटेल्स में स्टडी करेंगे. ठीक. तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स, बेसिस. कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. एसिड और बेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो था वो 3 अलग अलग साइंटिस्टों ने दिया था. पहले साइंटिस्ट थे अर्हीनियस साहब ने दिया एसिड बेस का कॉन्सेप्ट. उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी आए और उसके बाद तीसरा जो कॉन्सेप्ट दिया वे थे आपके लुईस साहब. तो अर्हीनियस साहब का जो कॉन्सेप्ट था वो ये कहते थे कि कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में, जो एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन को रिलीज कर देगा वो एसिड कहलाएगा. कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में H+ आयन, दिस इज कॉल्ड H+ आयन, ये H+ आयन. इनका कहना ये था, अर्हीनियस साहब का ये कह रहे थे, इन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में H+ आयन को रिलीज करेगा वो एसिड कहलाएगा, और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में या वाटर में OH- आयन को रिलीज करेगा वो बेस कहलाएगा. मेरी बात सुन में आ रही है? दिस इज द अर्हीनियस कॉन्सेप्ट. उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी आए. अर्हीनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन क्या थी? अर्हीनियस कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन ये था कि अर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो था वो सिर्फ एक्वस सोल्यूशन तक ही था. एक्वस सोल्यूशन के बाहर जाते ही ये कॉन्सेप्ट काम करना बंद कर दिया. यानी ये कॉन्सेप्ट जो था एलिजिबल था सिर्फ एक्वस सोल्यूशन तक. उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन था वो खत्म हो गया. मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी साहब आए, उन्होंने अपना अलग कॉन्सेप्ट दिया. उन्होंने मीडियम को अवॉइड कर दिया, मीडियम पे ध्यान नहीं दिया. उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटॉन को लूज करता है, जो प्रोटॉन को लूज करता है वो एसिड कहलाता है, और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटॉन को गेन करता है वो बेस कहलाता है. मेरी बात समझ में आ रही है? चाहे कोई भी मीडियम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है. इनके साथ क्या था अर्हीनियस साहब के साथ? अर्हीनियस साहब की जो लिमिटेशन थी वो सिर्फ वाटर तक थी. वाटर के बाहर जाते ही इनका कॉन्सेप्ट फेल हो गया. तो ऐसा नहीं कि अर्हीनियस साहब कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, यूज होता, लेकिन जो अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ वाटर के लिए एप्लीकेबल है. मेरी बात समझ में आ रही है? तो अर्हीनियस साहब ने क्या कहा, एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में H+ आयन रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है, और बेस वो सब्सटेंस है जो वाटर में OH- आयन को रिलीज करता है. लिमिटेशन क्या थी कि इनका कंसेप्ट सिर्फ वाटर तक ही था. अगर एक्वस सोल्यूशन नहीं होगा तो आप एसिड और बेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे थे जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, OH नहीं है, फिर वो एसिड बेस की तरह बिहेव कर रहे थे. तो यहाँ पे अर्हीनियस साहब की जो लिमिटेशन थी वो यहीं तक थी, वो सिर्फ H+ आयन और OH- आयन में रह गए. और दूसरी बात कि इनका जो कॉन्सेप्ट था सिर्फ वाटर तक ही सीमित था. बाद में ब्रॉन्स्टेड लॉरी आए, 2 अलग अलग साइंटिस्ट, एक आपके इंग्लैंड के साइंटिस्ट और एक डेनमार्क सेट, दोनों ने अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया और उसको कंबाइन करके हमने ये कहा ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट. बात समझा रहे? तो ब्रॉन्स्टेड और एंड लॉरी ने क्या कहा?
ब्रॉन्स्टन लॉरी ने यह कहा कि एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को रिलीज करता है और बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को गेन करता है। मेरी बात समझ आए? इसके बाद एक नया कंसेप्ट आया लुईस साहब का। लुईस साहब ने यह कहा कि एसिड वो सब्सटेंस है जो एक लोन पेयर का मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, एक पेयर इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल नहीं हुआ हो, अकेला पड़ा हो और पेयर में हो, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर। मेरी बात समझ आ रही है? तो ऐसा सब्सटेंस जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो बेस कहलाएगा, और ऐसा सब्सटेंस जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लुईस। तो आइए पहले बात करते हैं अर्हीनियस कंसेप्ट पे। 3 कंसेप्ट थे। पहला अर्हीनियस कंसेप्ट, सेकेंड कंसेप्ट आया, दिस इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। एंड थर्ड कंसेप्ट इज कॉल्ड लेविस कंसेप्ट। ठीक? तो एसिड बेस के बारे में 3 अलग अलग साइंटिस्टों के 3 अलग अलग कंसेप्ट। तो हम पहले बात करेंगे आपके अर्हीनियस कंसेप्ट पे। ओके, नाउ अर्हीनियस कंसेप्ट क्या था? अर्हीनियस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एसिड्स आर those substances which give H+ ion in water, and bases are those substances which give OH- ion in water. Acids, according to this concept, first, acids are those substances which give H+ ion in water. Bases, इसका अगर एग्जाम्पल देखें, सॉरी बात देख लेते हैं। बेसिस आर दो सबस्टेंसेस which give OH- ion in water. ओके, दिस इज द अर्हीनियस कंसेप्ट। अर्हीनियस ने यह कहा कि एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में H+ आयन देते हैं। जो किसी सब्सटेंस को अगर वाटर में डाल दें और उस सब्सटेंस से अगर H+ आयन निकल गया तो एसिड कहलाएगा, और H+ आयन अगर नहीं निकला तो वो एसिड नहीं कहलाएगा। बेस वो सब्सटेंस है, उसको वाटर में डालने पर वो इस OH- आयन को रिलीज कर देंगे। OH- आयन को अगर रिलीज करना है तो वो क्या कहलाएंगे? आपके बेस कहलाएंगे। जरा एग्जांपल देखिए इसका। ये देखिए HCl है, अगर इसको वाटर में डाल दिया जाए H2O, तो ये HCl वाटर में जा करके ये H+ आयन और Cl- आयन में क्या होगा? टूट जाएगा। तो जब HCl को आपने वाटर में डाला तो देखा आपने HCl जो था ये अपने इस H को यहाँ रिलीज कर दिया, छोड़ दिया H को, H+ आयन को छोड़ दिया अपने से, अलग कर दिया। तो H+ आयन को अगर रिलीज कर रहा है तो ये HCl क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट। मेरी बात समझ में आ रही? इसी तरह से ये देखिए HNO3, दिस इज नाइट्रिक एसिड, इसको अगर वाटर में डाल दिया जाए, ये देखिए ये देगा H+ चार्ज और NO3- चार्ज। इस तरह ये देखिए
CH3 COOH. This is called acetic acid. It is called acetic acid. acetic acid. इसको वाटर में डाल दिया गया, क्या देगा ये? CH3 COO माइनस चार्ज और ये H प्लस चार्ज। ये देखिए, ये देखिए। तो अब देखिए इन तीनों सबस्टेंस को जब हमने वाटर में डाला तो हमने ये देखा कि तीनों H प्लस आयन को रिलीज कर दिए। तीनों में से H प्लस आयन निकल गया, निकल कर कहाँ चला गया? पानी के अंदर। यानी तीनों में से H प्लस आयन ने इनका साथ छोड़ दिया, ये H प्लस आयन इसका साथ छोड़ दिया, ये H प्लस आयन इसका साथ छोड़ दिया। तो तीनों में से H प्लस आयन निकल गए, इसलिए तीनों सबस्टेंस क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? नो। अब हम बात करते हैं बेस। जरा बेस का एग्जाम्पल देखिए, नोट कर लें इसको। इरेज कर दे? नो। बेस वो सबस्टेंस है जो वाटर में क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। तो ऐसे सबस्टेंस जो वाटर में OH माइनस आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके बेस कहलाएंगे। जरा ध्यान से देखिए बेस। अब अगर हम बेस की बात करें, ये देखिए NaOH, दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको आपने डाल दिया वाटर में, H2O में। जब H2O में डाला तो ये देखिए टूट गया, Na प्लस चार्ज और OH माइनस चार्ज। ये देखिए, इसलिए ये देखिए KOH, इसको वाटर में डाल दीजिए H2O में, ये देगा K प्लस चार्ज और OH माइनस चार्ज। तो अब देखिए जरा इन दोनों सबस्टेंस को जो हमने वाटर में डाला तो ये क्या रिलीज कर रहे हैं? OH माइनस आयन, अपने से अलग कर दे रहे हैं। अपने से OH माइनस आयन को क्या कर दिया? इन्होंने अलग कर दिया। OH माइनस आयन जो है इनसे टूट करके कहाँ चला गया? पानी के अंदर। तो जब OH माइनस आयन पानी में आ गया तो ये सोल्यूशन कैसा हो गया? बेसिक हो गया। यानी बेस वो सबस्टेंस हैं जो वाटर में क्या रिलीज कर रहा है? OH माइनस आयन को। जो वाटर में OH माइनस आयन को रिलीज कर देते हैं, OH माइनस आयन को दे देते हैं, वो सबस्टेंस कहलाते हैं आपके बेस। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ आई? इट इज द कंसेप्ट ऑफ अर्हीनियस। अर्हीनियस का कंसेप्ट क्या कहा? एसिड वो सबस्टेंस है जो वाटर में H प्लस आयन को रिलीज करेंगे, बेस वो सबस्टेंस है जो वाटर में OH माइनस आयन को रिलीज करेंगे। बात समझे? लेकिन इसका कंसेप्ट जो था हर जगह अप्लाई नहीं हो पाया। क्यों? बहुत सारे ऐसे सबस्टेंस थे जिसमें H प्लस हाइड्रोजन भी नहीं था, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी नहीं था। अगर ऐसे सबस्टेंस हैं जिसमें H नहीं है, OH नहीं है, फिर भी वो, जैसे देखिए अगर हम बात करें CO2 NO2, अब देखिए NH3। अब जरा ध्यान से देखिए ये सबस्टेंस, जरा ध्यान देखिए, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है, दिख रहा है आपको? इसमें हाइड्रोजन नहीं है फिर भी इसका नेचर एसिडिक है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है फिर भी इसका नेचर एसिडिक है, इसमें हाइड्रोजन है फिर भी इसका नेचर बेसिक है। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो? बस यही बात थी जहाँ पे अर्हीनियस का कंसेप्ट जो था वो फेल हो गया। और अर्हीनियस कंसेप्ट जो था वो सिर्फ वाटर में ही अप्लाई होता था, वाटर के बाहर जाने पर इनका कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखिए, तो लिमिटेशन क्या थी अर्हीनियस की? लिमिटेशन ये थी कि अर्हीनियस का कंसेप्ट जो था वो सिर्फ वाटर तक सीमित था। दूसरा कि बहुत सारे ऐसे सबस्टेंस थे जिसमें हाइड्रोजन नहीं होते हुए भी वो एसिडिक नेचर को शो कर रहे थे, और बहुत सारे ऐसे सबस्टेंस थे जिसमें हाइड्रोजन था लेकिन वो बेसिक नेचर को शो कर रहे थे। मेरी बात समझ में आ रही है? इस दोनों में देखिए हाइड्रोजन आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन दोनों जो है वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। ये भी एसिडिक नेचर शो करता है, ये भी एसिड के नेचर को शो करता है। इसमें हाइड्रोजन है और ये एसिड के नेचर को न शो करके ये कौन सा नेचर शो करता है? बेसिक नेचर शो करता है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? आ रही समझ में कि नहीं समझ में आ रही है? चले आगे। नो। तो अर्हीनियस का कंसेप्ट क्या था? अर्हीनियस कंसेप्ट यहाँ पर फेल हो गया। लिमिटेशन क्या थी कि सिर्फ वाटर तक सीमित था, और बहुत सारे ऐसे सबस्टेंस है जहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होने के बावजूद भी वो एसिडिक नेचर को शो कर रहे थे, और बहुत सारे ऐसे सबस्टेंस थे जिसमें हाइड्रोजन था फिर भी वो बेसिक नेचर को शो कर रहे थे। तो यहाँ पर अर्हीनियस का जो कंसेप्ट था पूरी तरीके से फेल हो गया।
अब आते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पे। नाउ ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। Bronsted and Lowry concept. ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या कहा? ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने यह कहा, इन्होंने प्रोटॉन का सहारा लिया। इन्होंने यह कहा कि एसिड वो सबस्टेंस है जो एक प्रोटॉन डोनेट करता है, प्रोटॉन को लूज करता, प्रोटॉन को डोनेट करता है, वो एसिड कहलाता है। और वो सबस्टेंस जो प्रोटॉन को गेन करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, वो कहलाता है आपका बेस। अब प्रोटॉन क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। इस H+ आयन को हम प्रोटॉन कहते हैं। H+ आयन इज इक्वल टू प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन कहा जाता है। आप कहेंगे कि इस H+ आयन को प्रोटॉन क्यों कह रहे हैं? अगर ये H+ आयन प्रोटॉन है तो क्या ये सोडियम प्लस चार्ज ये भी प्रोटॉन है? नहीं है, ये नहीं है। ये प्रोटॉन है लेकिन ये प्रोटॉन नहीं है। तो क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि ये प्रोटॉन क्यों है? क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि ये प्रोटॉन क्यों है H+ आयन। तो जब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन, आप हमेशा ध्यान रखिए, हाइड्रोजन ही एक ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। बाकी दुनिया में जितने भी एटम हैं सबके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है और उसके ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। आपका जो हाइड्रोजन है इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। बात समझ आई? जरा ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन, अगर हम देखें ये हाइड्रोजन, प्रोटॉन कितना इसके अंदर? एक। इलेक्ट्रॉन कितना इसके अंदर? एक। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये अगर हम दिखाएं हाइड्रोजन को तो ऐसे दिखाई देगा आपको। ये एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन है। अब जब हाइड्रोजन को आप हाइड्रोजन प्लस चार्ज में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस चार्ज में कैसे कन्वर्ट होगा? इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचेगा? 0। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन तो 0 हो गया। जरा ध्यान से देखिए, इस हाइड्रोजन देखिए जो एटम है, इस हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब हमने इसको पॉजिटिव चार्ज बनाया तो पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन तो 0 हो गया। 0 हो गया, यानी जब H+ चार्ज बना तो H+ चार्ज में इलेक्ट्रॉन नहीं है और क्या बचा? ये सिर्फ प्रोटॉन। तो इसीलिए तो कहा कि जो H+ आयन है वो क्या है? एक प्रोटॉन, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटॉन बचा। ये देखिए, ये हाइड्रोजन का आइटम है। इसमें से अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ ये बचेगा। देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये ऑर्बिट ही खत्म हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा। यही तो है ये, जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ एक प्रोटॉन बचा, सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। इसीलिए H+ आयन को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन भी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? H+ आयन इज कॉल्ड प्रोटॉन। क्यों? कि जो हाइड्रोजन एटम है उसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। अगर न्यूट्रॉन एब्सेंट है तो एटम में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो सिर्फ प्रोटॉन बचेगा, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो यही तो है, यही प्रोटॉन जो है ये H+ आयन है। यहाँ देखिए फिगर में दिखा रहे थे, ये हाइड्रोजन का एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले। जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये ऑर्बिट ही खत्म हो जाएगी। तो ये H+ चार्ज बाद क्या बचेगा? ये बचेगा। तो यही तो है प्रोटॉन। इसीलिए हमने कहा H+ आयन को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। H+ आयन इज कॉल्ड प्रोटॉन। मेरी बात समझ आ रही? नो। अब देखिए, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या कहा? ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने यह कहा कि एसिड वो सबस्टेंस है
जो एक प्रोटॉन को लूज करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है, और गैस वो सब्सटेंस है जो बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को गेन करता है। एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, प्रोटॉन को लूज करता है, और बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को गेन करता है। जैसे देखिए, अगर हम बात करें ये HCl की, इसका रिएक्शन हम NH3 से करा देते हैं। दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन हो, इधर भी रिएक्शन हो, इधर भी रिएक्शन हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, मेरी बात समझ आ रही है ना? अब जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल के जाके इसमें जुड़ेगा, ये बन जाएगा NH4 प्लस चार्ज, और यहाँ पे Cl माइनस चार्ज। बात समझ आ रही है? जब ध्यान से देखिए, हमने यहाँ कोई लिक्विड नहीं लिया। इसके पहले अर्निस कॉन्सेप्ट में क्या था? हम एक्वस इस्तेमाल करते थे, हम वाटर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पे वाटर इस्तेमाल करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये वाटर भी अप्लाई होगा और वाटर नहीं रहेगा वहाँ भी अप्लाई होगा ये। तो जब ध्यान से देखिए आप, हमने जब इससे रिएक्शन कराया तो हमने देखा कि यहाँ से एक प्रोटॉन निकला, ये H+ आयन जाकर के इससे जुड़ा। जब H+ आयन जाकर के इससे जुड़ा तो चूंकि ये सब्सटेंस जो था ये प्रोटॉन को लूज कर रहा है, H+ आयन को लूज कर रहा है। याद कीजिए, H+ आयन इज कॉल्ड प्रोटॉन, H+ आयन इज इक्वल टू प्रोटॉन। अभी बताए थे आप लोग को हम। तो ये जो है प्रोटॉन को लूज कर रहा है और ये प्रोटॉन को गेन कर रहा है। अगर ये प्रोटॉन को लूज कर रहा है, ये क्या कहलाएगा आपका? एसिड। एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को लूज करता है। ये प्रोटॉन को गेन किया तो ये क्या कहलाएगा आपका? बेस। बात समझ आई? अब अगर ये रिएक्शन उल्टा हो जाए, अगर ये रिएक्शन इस डायरेक्शन हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको प्रोटॉन दे रहा है। ध्यान से देखिए, ये प्रोटॉन दे रहा है, ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा था। अगर ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो, अगर इस डायरेक्शन में होगा तो सब्सटेंस ये बनेगा, और अगर सब्सटेंस यहाँ बनेगा तो यहाँ देखिए HCl बन गया। तो HCl बनने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से हाइड्रोजन निकला जाके इसमें जुड़ गया। अगर हाइड्रोजन निकल के इसमें जाके जुड़ रहा है, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो रहा है, तो ये किस तरह से बिहेव करेगा? ये प्रोटॉन को लूज कर रहा है। अगर लूज कर रहा है तो ये बिहेव करेगा एसिड की तरह, और ये चूंकि प्रोटॉन को गेन कर रहा है तो ये बिहेव करेगा बेस की तरह। मेरी बात समझ आ रही है? इस तरह से आपको एसिड और बेस का पेयर मिल जाएगा। तो ये जो एसिड है और ये जो बेस है, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेटेड, ये देखिए, एक ये और एक ये पेयर देखिए, बोथ आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। मेरी बात समझ आ रही है? कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। बात समझ आई? तो यहां पर इसने प्रोटॉन को लूज किया, ये प्रोटॉन को गेन किया। जब प्रोटॉन जाकर इसमें जुड़ा तो ये NH4 हो गया, इसमें से प्रोटॉन निकल गया, ये Cl- में चेंज हो गया। तो चूंकि जब ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये प्रोटॉन को लूज कर रहा है, इसलिए एसिड कहलाएगा। ये प्रोटॉन को गेन कर रहा है, इसलिए बेस कहलाएगा। लेकिन जब रिएक्शन रिवर्सिबल होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो है प्रोटॉन को लूज किया और ये प्रोटॉन को गेन किया। ये लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो ये इसको प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए एसिड कहलाएगा। ये Cl प्रोटॉन को ले रहा है, इसलिए बेस कहलाएगा। तो ये जो है एसिड और ये जो एसिड और ये जो बेस का जो पेयर बन रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर है एक ये, और इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर ये है। मेरी बात समझ में आ रही? नो। आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखिए। अब जरा यही रिएक्शन हम इससे करा लेते हैं। देखिए CH3COOH, इसको हम डाल दिए वाटर में, H2O। दिख रहा है? अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां से H निकलेगा, ये बन जाएगा CH3COO माइनस चार्ज,
और ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस चार्ज। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। तो अब देखिए यहाँ पे जब हमने ये रिएक्शन कराया तो यहाँ से प्रोटॉन निकला, जाके इसमें जुड़ा। ये प्रोटॉन जाके इसमें जुड़ रहा है, यानी ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। अगर ये एसिटिक एसिड ये सबस्टेंस प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? आपका एसिड कहलाएगा। ये प्रोटॉन को गेन कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? आपका ये बेस कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? अब अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए तो फिर यहाँ से हाइड्रोजन जाकर इसमें जुड़ेगा, यानी इसको हाइड्रोजन देगा। अगर देगा तो ये क्या बन जाएगा? आपका ये हाइड्रोजन दे रहा है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, और ये हाइड्रोजन ले रहा है इसलिए कैसा बिहेव करेगा? ये बेस की तरह। यानी आपका वाटर जो है हाइड्रोजन ले भी सकता है, हाइड्रोजन दे भी सकता है। देयरफॉर वाटर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। यानी वाटर जो है एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर को शो करता है, इसलिए वाटर को हम कहते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वाटर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। वाटर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। Because it behaves like acids as well as base। चूंकि वाटर जो है एसिड और बेस दोनों की तरफ बिहेव करता है, इसलिए वाटर कहलाता है आपका एम्फोटेरिक। इट इज एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, तो ये इसको प्रोटॉन दिया तो यहाँ पे वाटर बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो है इसको प्रोटॉन दे रहा है तो यहाँ पे वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह। तो यहाँ पे वाटर बेस की तरह, और यहाँ से रिएक्शन रिवर्सिबल हुआ तो इस हाइड्रोनियम आयन ने इसको प्रोटॉन दिया। जब हाइड्रोनियम आयन ने इसको प्रोटॉन डोनेट किया तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये प्रोटॉन को गेन कर रहा है, इसलिए बेस की तरह बिहेव करेगा। तो जो कि वाटर जो है एसिड और बेस दोनों की तरफ बिहेव कर रहा है, इसलिए वाटर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। नाउ अब इसमें कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर क्या है? ये देखिए, ये एसिड जिस भी सबस्टेंस के सेम सबस्टेंस है, अगर उसमें H+ आयन का डिफरेंस है तो वो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कहलाते हैं। अगर एक सिंगल सबस्टेंस है, दो रूपों में है, दो फॉर्म में है, उसके दोनों फॉर्म में अगर एक हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस आता है तो वो कहलाता है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। यहाँ देखिए, अगर इसको देखें, ये देखिए, इन दोनों में दोनों सेम सबस्टेंस हैं, दोनों सेम सबस्टेंस है, लेकिन दोनों में एक हाइड्रोजन आयन का डिफरेंस है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, इसलिए ये दोनों कहलाएंगे कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। यहाँ देखिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर इन दोनों में एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है, दोनों सेम कंपाउंड थे, और दोनों में एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है, इसलिए ये भी कहलाएंगे कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेटेड बात समझ में आ रही है? जहां पर भी अगर एक सिंगल सबस्टेंस दो रूपों में है, दो फॉर्म में है, और उस दो फॉर्म में एक हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों सबस्टेंस एक दूसरे के कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर कहलाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही? यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ इसको फिर से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ देखिए, ये हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा। दोनों सेम सबस्टेंस थे, लेकिन दोनों के रूप अलग अलग हैं। ये एस्टेट आयन है और ये एसिटिक एसिड है। तो सेम सबस्टेंस दो अलग अलग फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं, दो अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं, और दोनों में एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो ये दोनों सबस्टेंस एक दूसरे क्या कहलाएंगे? एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। यहाँ देखिए H2 में, देखिए H2 में 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, दोनों सेम सबस्टेंस हैं, दोनों सेम सबस्टेंस हैं, लेकिन दोनों सेम सबस्टेंस, ये सबस्टेंस तो सेम है, लेकिन इनके जो फॉर्म है ये अलग अलग है।
ये वाटर है, ये हाइड्रोनियम आयन है तो दोनों सेम सब्सटेंस, लेकिन आइए देखते हैं लेविस कॉन्सेप्ट। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे लेविस कॉन्सेप्ट पे। तो जो अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ वाटर तक था। उन्होंने क्या कहा था, एसिड वो सब्सटेंस है जो H+ आयन को रिलीज करता है, बेस वो सब्सटेंस है जो OH- आयन को रिलीज करता है इन एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी आए, उन्होंने ये कहा कि एसिड वो सब्सटेंस है, इन्होंने मीडियम की बात नहीं की, इन्होंने ये कहा एसिड वो सब्सटेंस है जो एक प्रोटॉन को डोनेट करता है और बेस वो सब्सटेंस है जो एक प्रोटॉन को गेन करता है। और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर सिंगल सब्सटेंस है और अगर वो सिंगल सब्सटेंस दो फॉर्म में है, दो रूपों में है, और दोनों सिंगल सब्सटेंस में जो सिंगल सब्सटेंस दो फॉर्म में है, उन दोनों फॉर्म में अगर एक हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस मिलता है तो ऐसे पेयर को हम कहते हैं कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं लेविस कॉन्सेप्ट पे। लेविस साहब ने क्या कहा, इनका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये थोड़ा डिफरेंट चलेगा सबसे। इन्होंने ये कहा कि एसिड वो सब्सटेंस है जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बेस वो सब्सटेंस है जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लूज करता है। तो जो लोन पेयर को लूज करेगा वो बेस कहलाएगा और जो लोन पेयर को गेन करेगा वो एसिड कहलाएगा। अब देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमको ये भी जानना है कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ओके, नाउ आइए देखते हैं कि लोन पेयर क्या होता है। जैसे देखिए आपने अमोनिया को देखा होगा, अगर नाइट्रोजन को देखा होगा तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन नंबर 7, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा 25। ठीक, अब जब नाइट्रोजन जब अमोनिया बनाता है, आपने 9 में कुछ बॉन्डिंग पढ़ी होगी, जरा ध्यान से देखिए, ये 3 बॉन्ड NH3। तो इस बॉन्ड में इस जगह पे इलेक्ट्रॉन है, किसका इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन का, जो शेयरिंग से बना है। नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया और किस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है हमेशा, या बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। तो हमेशा याद रखिए किसी भी कंपाउंड में बॉन्ड के फॉर्मेशन में हमेशा आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही पार्टिसिपेट करता है, और आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आती है वैलेंसी। ठीक, तो देखिए इसके आउटर मोस्ट, ये इनर सेल है, आउटर मोस्ट सेल ये है, इसके आउटर मोस्ट सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है। और यहाँ दिख रहा है कि इस 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया है हाइड्रोजन के साथ इस बॉन्ड को बनाने में। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ध्यान से देखिए, दिख रहा है, यहाँ देखिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जो था वो अमोनिया के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो कि बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल नहीं होता है, नहीं हो पाया, पेयर में है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लोन पेयर। इसी तरह से आप वाटर को देखिए, ये H2O, ये देखिए H2O आपने देखा होगा। तो याद रखिए हाइड्रोजन जो है किसी भी एलिमेंट के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, 1 होती है किसी भी कंपाउंड में। अगर वैलेंसी 1 है तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए ये हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन एक सिंगल बनाया। अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर चेक करें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 8। क्लास 9 में ये सारी चीज़ तो आप पढ़े ही होंगे, एटॉमिक नंबर वगैरह। अब 8 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्लास 9 में किया था बोरबरी रूल पे, अगर हम उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ करें तो ये आ जाएगा
2,6। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट सेल में है, यही इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। आपसे हम पहले भी कह चुके हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट होता है। इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं होता है। इसीलिए आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी डिसाइड होती है। ओके, अब देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया है बॉन्ड बनाने में। ये देखिए दिख रहा है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। आपसे फिर कह रहे हैं एक बार कि जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गए। अभी कितने बचे हैं? 4। देखिए 4, 1 2 3 4 5 6। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था ये तो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन 4 बचे हुए हैं ये बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो यही इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे लोन पेयर। लोन पेयर के कितने लोन पेयर यहाँ पे? 2 लोन पेयर। हमने आपसे कहा ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल नहीं होते हैं और वो पेयर में हैं। अगर पेयर में है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर। तो यहाँ देखिए कितने लोन पेयर दिखाई दिए? 1 लोन पेयर यहाँ दिख रहा है, 1 लोन पेयर यहाँ दिख रहा है, 2 लोन पेयर यहाँ पे। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए 2 जो पेयर इलेक्ट्रॉन है ये कहलाएंगे आपके लोन पेयर। यानी वाटर के मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर बचा हुआ है और जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है उसमें 1 लोन पेयर बचा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही? तो लोन पेयर समझ में आया किसको कहते हैं? ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल नहीं होता है और वो इलेक्ट्रॉन अगर पेयर में है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक, आगे अब देखिए लेविस का कंसेप्ट क्या था। लेविस साहब का कंसेप्ट क्या था? लेविस साहब ने यह कहा कि एसिड वो सब्सटेंस है जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बेस वो सब्सटेंस है जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। देखिए according to Lewis concept, base are electron pair donor. Acids are electron pair acceptor. ठीक, ये बात कही आपके लुईस साहब ने। लुईस साहब ने क्या कहा? लुईस साहब ने यह कहा कि एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है और बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो बेस कहलाता है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो एसिड कहलाता है। ठीक, आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इसको नोट डाउन कर लो। हो गया, इरेज कर दे इसको। ओके, अब देखना इसका एग्जाम्पल भी देख लिया जाए। ये देखिए ये अमोनिया है। अभी हम दिखाए इसका स्ट्रक्चर। इसके पास ये लोन पेयर है और ये बोरान ट्राइफ्लोराइड है। अब जरा समझे इसको ध्यान से। अब जरा समझिए इसको। देखिए ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2, 5,
बोरान एटॉमिक नंबर कितना होता है 5। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये आ जाएगा 2 3। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 2 7। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन क्यों करता है, क्यों जुड़ना चाहता है? इसलिए जुड़ना चाहता है कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। और स्टेबिलिटी कब आएगी? जब उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में हो जाता है तो वो एटम क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। वो 2 पे स्टेबल होता है, बाकी जितने एटम हैं वो सारे 8 पे स्टेबल होते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो जब किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो एटम स्टेबल हो जाता है। इसी 8 इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्टेट को पाने के लिए एक एटम दूसरे एटम से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन जब करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की लेन देन करके, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके वो अपने ऑक्टेट को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। और जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो वो एटम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ देखिए, ये हाइड्रोजन है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन, अब इसके पहले हम दिखाए थे आपको, 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में है। ये देखिए 1 2 3 4 5। बोरान को देखिए, इसके आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 1 2 3। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक तो यहां होगा, यहां, सात। इसी तरह 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होंगे, इसी तरह 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बना इस्तेमाल होगा, ये देखिए यहां भी 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन यहां भी। और हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए। अब जरा समझें इसको ध्यान से, इसमें कौन एसिड है कौन बेस है? ये 3 इलेक्ट्रॉन ये बोरान का है, ये 5 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन का, 1 2 3 4 5। और ये एक इलेक्ट्रॉन जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये किसका है? इस हाइड्रोजन का है, क्योंकि हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ही है। फ्लोरीन को देखिए, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। तो हम वहाँ दिखा रहे हैं 7 1 जो यहाँ बॉन्ड बनाने इस्तेमाल हुआ, इसके साथ 2 3 4 5 6 7, इस तरह सबके पास 7 7 है। अब यहाँ देखिए, अगर हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो इसके पास 2 हो जाएगा, 2 हो गया, ये स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। क्योंकि हाइड्रोजन के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन नाइट्रोजन के साथ ऐसा नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में आपको 5 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ये है। और 3 शेयर किया, एक यहाँ हाइड्रोजन शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया। 5 पहले से थे, 3 इसने शेयर कर लिए हैं। अगर शेयर कर लिए हैं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। बात समझ आ रही है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट, जब इसने शेयर किया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए फ्लोरीन को, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है। 7 इलेक्ट्रॉन था, एक इससे शेयर किया, जब शेयर करेगा तो इसके पास 8 हो जाएगा। हमने अभी आपसे क्या कहा कि कोई भी एलिमेंट जो है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करेगा तो शेयरिंग करके भी ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके भी वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। यहाँ पे ये जो फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे। 7 तो पहले से था, एक इससे शेयर कर लिया, इसके पास 8 हो गया। सबके पास इस वही चीज़ यहाँ भी देखिए, 7 पहले था, एक इससे शेयर किया, 8 हो गया। इसके पास भी 7 था, एक इस बोरान से शेयर कर लिया, इसके पास भी 8 हो गया। अब बोरान जो है एक ही मिलाया है। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? शेयरिंग का मतलब ये होता है कि बराबर बराबर मिलाना। अगर एक हम मिला रहे हैं तो एक आप भी मिलाएंगे, अगर 2 हम मिला रहे हैं तो 2 आप भी मिलाएंगे। ये नहीं कि हम 1 मिलाएंगे आप 2 मिलाएंगे, हम 4 मिलाएंगे आप 3 मिलाएंगे, ऐसा नहीं। शेयरिंग का मतलब बराबर बराबर, इक्वल इक्वल मिलाना आपको। मेरी बात समझ आ रही? अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए अगर बोरान को देखा जाए तो बोरान
पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखिए एक शेयर किया इससे, 3 पहले से था, एक यहाँ शेयर किया 4, एक यहाँ शेयर किया 5, एक यहाँ शेयर किया 6। क्या बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं कंप्लीट हुआ। यहाँ देखिए नाइट्रोजन को इसके पास 5 थे, 1 2 3 4 5, 5 थे खुद इसके इलेक्ट्रॉन, और 3 इसने शेयर किए हाइड्रोजन से, तो 5 पहले से थे, एक यहाँ शेयर किया 6, एक यहाँ शेयर किया 7, एक यहाँ शेयर कर लिया 8, इसके पास 8 हुए। लेकिन यहाँ देखिए बोरान के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जो है खुद इसके इलेक्ट्रॉन है, और 3 इसने शेयर किए, ये देखिए 1 2 3, तो 3 पहले से थे, 3 शेयर कर लिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 हैं, इसके पास 8 हैं। ये स्टेबल है लेकिन ये अनस्टेबल है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो अब क्या होगा? अब ये होगा, चूंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इसलिए ये अपना ये लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। क्यों डोनेट कर रहा है? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। देखिए जरा ध्यान से, तो 6 पहले से थे, डोनेट करने का मतलब ये नहीं ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया और ये लेके निकल लिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यानी इस इलेक्ट्रॉन जो इसको डोनेट कर रहा है, इसी इलेक्ट्रॉन से ये भी अपना काम चलाएगा और इसी इलेक्ट्रॉन से इसका भी काम चलेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है ये लोन पेयर दोनों के बीच में रहेगा, जिसकी जब जरूरत रहेगी वो अपना यूज करेगा उसको। जैसे ऐसा होता है कि कभी होता है, पहले क्या होता था कि बाइक वगैरह नहीं मिलती थी तो लोग साइकिल का इस्तेमाल करते थे। तो कहीं जाना है, पता चला कि 4 लोग हैं एक जगह रहने वाले और एक ही साइकिल है एक आदमी की, तो उस साइकिल से एक आदमी चला गया मार्केट, तो इसका मतलब ये थोड़े कि मार्केट चला गया तो साइकिल लेके उसका चला गया हमें साइकिल लिए, ऐसा नहीं है। यानी उसी साइकिल से जितने लोग वहाँ पे हैं सारे लोग काम चला रहे हैं। साइकिल किसी एक की है लेकिन काम जो है सबका चल रहा है। ये नहीं कि किसी को दे दिया साइकिल तो साइकिल लेके निकल गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही? तो साइकिल एक है, काम सबका चल रहा है। साइकिल तो किसी एक की ही होगी, किसी एक की साइकिल होगी, लेकिन जो काम है वो जितने लोग वहाँ पे हैं सारे लोग जो है एक ही साइकिल से काम चला रहे हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ भी है। तो चूंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। डोनेट करेगा शेयरिंग के लिए डोनेट करेगा, ये नहीं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको तो ये लेके निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन चूंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसी इलेक्ट्रॉन से इसका भी काम चलेगा और इसी इलेक्ट्रॉन से इसका भी काम चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। 6 तो पहले था, 2 इधर जाएगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ये भी स्टेबल होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो अमोनिया था ये इस लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। दिख रहा है आपको? अमोनिया जो था लोन पेयर को दे रहा है, इसको डोनेट कर रहा है। अगर अमोनिया जो था ये लोन पर इसको डोनेट कर रहा है तो अमोनिया क्या कहलाएगा? आपका बेस कहलाएगा। दिस इज लुईस बेस, और ये लोन पेयर को गेन कर रहा है इसलिए कहलाएगा आपका लुईस एसिड। दिस इज लेविस बेस। और ये क्या है? इस लोन पेयर को ये गेन कर रहा है इसलिए क्या कहलाएगा? आपका लेविस एसिड। बात समझ में आई? तो अर्हेनियस का कंसेप्ट क्या था? एसिड बेस वो सबस्टेंस है जो एक लोन पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और एसिड वो सबस्टेंस है जो एक लोन पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। बात समझ में आई? तो यहां देखिए अमोनिया ये अपना लोन पर इसको डोनेट कर रहा है इसलिए बेस की तरह बिहेव करेगा। और किस बेस की तरह बिहेव करेगा? लेविस बेस। ये एक लोन पर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है इसलिए किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह बिहेव करेगा। किस एसिड की तरह बिहेव करेगा? लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। बात समझ में आ रही? अब हम बात करते हैं एसिड पे। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एसिड को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। हिंट डाल दीजिए एसिड्स। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।